हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लिब डे ड्रामे के एपिसोड 8 को। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम रायन को देखते हैं जो कि अपना गिटार बजा रहा होता है। तभी उसकी गिटार की तार टूट जाती है। फिर हम युकाचुंग को देखते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे ईसा के फोटोज देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर हम हॉस्पिटल में जोनाथन और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। तभी वहाँ पर ईसा आ जाती है और वो उनसे फियोना के बारे में पूछती है। फिर वो फियोना के पास आके बैठती है और हम फियोना की शक्ल देखकर ही समझ सकते हैं कि वो अंदर से कितना डिप्रेस है, वो कितना खुद को कोस रही है। ईसा फियोना का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, हम सब है तुम्हारे साथ। फियोना अपने मन की सारी बातें ईसा को बता देती है और बहुत ज्यादा रोती है और कहती है, मैंने खुद ही मेरे बेबी को मार डाला। ईसा उसे दिलासा देती है। फिर अगले दिन जब ईसा और युकाचुंग स्टूडियो के बालकनी में खड़े होते हैं, तभी ईसा कल का सारा इंसिडेंट्स युकाचुंग को बता देती है। वो कहती है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कहीं मैंने फियोना को उसके फ्यूचर के बारे में बताकर कुछ गलत तो नहीं ना किया। अगर मैं उसको उसके फ्यूचर के बारे में बताती ही नहीं तो शायद आज उसकी ऐसी हालत कभी नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस ईसा के दिमाग में होते हैं। युकाचुंग से समझाते हुए कहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत ऊपर वाले की देन है या कोई सुप्रीम पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है, पर सच तो ये है कि ये सब पहले से ही तय होता है। हमारे बस में वैसे भी कुछ नहीं है। ईसा कहती है, अगर ऐसी बात है तो इंसान होना सबसे बोरिंग है ना। युकाचुंग कहता है, पर मैं सब मानता हूँ कि हर एक इंसान की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे को अफेक्ट करती है। और रही फियोना के केस की बात, तो फियोना के केस में हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि क्या गलत है क्या सही। ईसा भी उसकी बातों को समझ जाती है। फिर युकाचुंग उसे एक बुक देते हुए कहता है, इसका पहला पेज खोलो। ईसा जब पहला पेज खोल के देखती है तो युकाचुंग ने उसमें ईसा की ड्राइंग बनाई होती है। ईसा उस ड्राइंग को देखकर बहुत हंसती है और कहती है, तुमने बनाई, कितनी बुरी बनाई है। युकाचुंग कहता है, अरे मेरे रिजल्ट मत देखो यार, मेरी मेहनत देखो उसके पीछे की। फिर रात को जब रायन घर आता है तभी उसके पास चिंग आके उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगती है और कहती है, मुझे एक सब्जेक्ट में जितने मार्क्स मिले होंगे उतने तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में भी नहीं मिले होंगे। उसकी मॉम इस पर कहती है, तुम्हारा भाई कभी पढ़ता ही नहीं था। स्कूल के एग्जाम खत्म होने के बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर खुशी खुशी मेरे पास आता था और कहता था, देखो मॉम, मुझे जीरो तो नहीं मिला। फिर रायन चिंग का रिपोर्ट कार्ड देखता है और उससे पूछता है, आगे क्या पढ़ना चाहती हो। वो कहती है, फिलोसॉफी पढ़नी है। रायन कहता है, पर उससे तुम आमिर कैसे बनोगी। वो कहती है, भैया पढ़ाई का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, हमें उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। उसकी मॉम उसे सपोर्ट करते हुए कहती है, तुम अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही चुनना। चिंग रायन से कहती है, अब से मैं मेरा खर्चा खुद मैनेज करूंगी। रायन उससे पूछता है, पर वो कैसे। चिंग उसे अपने प्लान बताने लगती है, जैसे कि ट्यूशन फीस के लिए वो कहीं से फाइनेंशियली हेल्प लेने वाली थी और बाकी खर्चे और पॉकेट मनी के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली थी। रायन इस पर कहता है, चुप बैठो और पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना ये सब हैंडल करने के लिए। जो उससे कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो और आराम से जापान जाओ। रायन उससे पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता चला जापान के ऑफर के बारे में। वो कहती है, ये सब छोड़ो और आपसे खुद के ड्रीम पर फोकस करो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इस टाइम तक रायन को भी समझ में आ जाता है कि उसकी फैमिली उसको कितना सपोर्ट करती है। फिर हम ईसा को देखते हैं जो कि अपने घर के बालकनी में खड़ी होकर कुछ तो सोच रही होती है। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और फिर वो दोनों थोड़ी बातें करने लगते हैं। ईसा उनसे पूछती है, आप और मॉम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, पर वो कुछ भी नहीं बताते। तो ईसा उनको बहुत रिक्वेस्ट करती है। तब वो कहाँ जाकर अपनी लव स्टोरी उसे बताते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा मोटरसाइकिल रेस के लिए जापान जाया करता था, वो दिन ही कुछ अलग थे। ईसा उनकी लव स्टोरी सुन के बहुत हंसती है। फिर वो उनको एक फोटो दिखाती है जो कि उसी शाइन की थी जहाँ पर ईसा पैदा हुई है। ईसा के पापा उस फोटो को देखकर उदास हो जाते हैं। ईसा कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर पैदा हुई थी, पर आपने कभी भी मुझे मेरे मॉम के बारे में क्यों नहीं बताया। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि मेरी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई। उसके पापा कहते हैं, ऐसा कभी भी मत सोचना। और फिर वो उसे उस दिन का इंसिडेंस बताने लगते हैं। कहानी जाती है पास्ट में, पर हमें पास्ट को नहीं दिखाया जाता, बस बताया जाता है। और वो बताते हैं ईसा के पापा। क्या होता है कि 28 फेब 1992 में ईसा के मॉम डैड में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े की वजह से ईसा की मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इसीलिए वो घर छोड़ के जाने लगी। तभी उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई।
नीचे गिरने की वजह से उनको बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उनका घर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में था। 28 फेब को बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी। एपिसोड 7 में उस शाइन की लेडी ईसा को ये सब बताती भी है। आप सबने एपिसोड 7 देखा होगा तो ये आपको पता ही होगा। बर्फ की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए थे, हॉस्पिटल तक जाना मुश्किल हो गया था। ईसा के पापा जैसे तैसे करके अपने घर के पास के एक शाइन में ईसा की मॉम को लेकर गई और अपनी वाइफ के डेथ के लिए वो अभी भी खुद को अपराधी मानते हैं। फिर वो ईसा की भी माफी मांगते हैं उसे इतना परेशान करने के लिए और कहते हैं ये सब मेरी गलती है। ईसा उनके पास आके उनके कंधे पर अपना सिर रखती है और इस सीन से हम समझ सकते हैं कि अब इन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर सुबह ईसा फियोना को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है और वो उससे एक एनवलप देती है जिसमें कि फियोना के बेबी की फोटो होती है। पर फोटो मतलब फोटो नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि ईसा ने जो फ्यूचर में फियोना के बेबी की फोटो देखी थी तो उसने उसकी ड्राइंग बना के उस एनवलप में दी थी। पहले फियोना उस एनवलप को ओपन करने जाती है पर जब वो बेबी के बारे में सुनती है तो वो रुक जाती है। ईसा को भी फियोना की कंडीशन समझ में आती है। फिर ईसा फियोना को अपने मॉम के बारे में बताती है और कहती है मेरी मॉम मेरे पैदा होने के तुरंत बाद चल बसी। मेरी भी हालत सेम तुम्हारी जैसी है। मुझे मेरी मॉम को एक बार देखना था, उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, उनके हाथों को टच करना था। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत बहुत अच्छी होंगी। ईसा कहती है इसीलिए मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। तुम्हें अभी गिल्ट फील हो रहा होगा। जब मुझे भी मेरे अतीत के बारे में पता चला तब मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और कहती है अगर मैं पैदा नहीं हुई होती तो मेरे पापा की जिंदगी आज कुछ अलग होती। वो और मॉम मिलकर हमारी शॉप चलाती। उनको जिंदगी भर अकेलेपन का ये दुख कभी सहना नहीं पड़ता और आज मेरे पापा शायद बहुत खुश होते। फियोना उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा रोती है। ईसा कहती है पर मैं टाइम ट्रैवल से एक सीखी हूँ, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले पर हम हमारे पास्ट को कभी नहीं बदल सकते। फिर वो उसे समझाते हुए कहती है पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेबी और मेरी मॉम के जाने से सिर्फ हमें दुख और पछतावा ही नहीं मिला, पर सच तो ये है कि हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यही एक तरीका है पास्ट को छोड़ के अपनी जिंदगी को न्यू तरीके से शुरू करने का, न्यू मेमोरीज बनाने की। फियोना भी उसकी बातों को समझ जाती है और फिर वो उस एनवलप को ओपन करके देखती है तो ईसा ने सच में फियोना, जोनाथन और उनके बेबी की एक ब्यूटीफुल सी ड्राइंग बनाई होती है। फियोना उस ड्राइंग को देखकर बहुत रोती है। ईसा उसे समझाते हुए कहती है तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारा बेबी कभी तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं। वो किसी दूसरी ही दुनिया में बिल्कुल ठीक है, खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहा है। इसीलिए हमें उसे ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। फिर चाहे वो तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, उसे तुम्हारा प्यार हमेशा मिलता रहेगा। फियोना ईसा को सॉरी कहती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत ज्यादा रोती है। फिर रात को रायन ईसा को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है और फिर वो उसे 2 वीक में सपोरो जाने के ऑफर के बारे में बता देता है और रायन ने डिसाइड किया था कि वो सपोरो जाएगा। ईसा ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रायन कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और फिर लास्ट में जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता और यही मौका है कुछ कर दिखाने का। ईसा कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर तुम्हें पता है ना कि अगले साल 29 फेब को मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और ये सब पता होके भी तुम सपोरो जा रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब एक कॉन्सिडेंस है। रायन उससे कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक्सीडेंट का डर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम यही रुकना और मेरा इंतजार करना। ईसा उसे सपोरो जाने के बारे में फिर से एक बार सोचने के लिए कहती है। रायन उसे चिढ़ाने लगता है। ईसा कहती है मैं सीरियस हूँ यार रायन, प्लीज मजाक मत करो। रायन ईसा को प्रॉमिस करता है कि अगले साल 29 फेब को वो दोनों साथ में मिलकर ईसा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर रायन ईसा को एक पैकेट देता है। ईसा जब उसके बारे में पूछती है तो वो कहता है इसे घर जाकर ही ओपन करना। फिर ईसा उसे थैंक यू कहती है और फिर वो दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर जाने लगते हैं। फिर ईसा घर आकर जब उस पैकेट को ओपन करती है तो उसमें एक पेन ड्राइव होता है। फिर वो उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती है और देखती है तो रायन ने उसमें स्पेशली ईसा के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ था। ईसा उस गाने को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उस गाने के थ्रू हमें उन दोनों की लाइफ दिखाई जाती है। रायन भी ट्रेनिंग के लिए सपोरो गया था, उसे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिल रहा था। मेन पॉइंट तो उसको वहाँ पर कुकिंग करने मिल रही थी। एक बोलूं तो रायन ने अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाया था
और रही हमारी ईसा की बात, तो ईसा भी अपने पापा के शॉप में बैठकर उनके सामान बिकने में हेल्प कर रही थी और उसे अपने पापा की वैल्यू अब समझ में आ गई थी। ईसा के पास जितना भी टाइम था वो अपना सारा टाइम अपने फ्रेंड्स और अपने पापा के साथ बिताना चाहती थी। एक दिन रायन कॉन्फिडेंसली कागावारा जीरो से भी मिलता है क्योंकि उसने उनकी कंपनी से कुछ तो सामान ऑर्डर किया था और उस सामान की डिलीवरी देने के लिए कागावारा जीरो वहाँ पर आए थे। फिर वो तीनों फ्रेंड काके बर्थडे पे मिलते हैं और हम आप फियोना को देखकर समझ सकते हैं कि अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, मेंटली और फिजिकली भी। वो काका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और आई थिंक काका बर्थडे 31 दिसंबर को होता है और फिर ईयर 2020 शुरू हो जाता है और फिर वो तीनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। फिर जब सुबह ईसा युकाचुंग से मिलने उसके स्टूडियो में आती है तभी युकाचुंग उसे पाकशाई के बारे में पूछता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि पाकशाई ने स्टूडियो में आना ही छोड़ दिया है और अब से वो बस बुक स्टोर संभाल रहा है। युकाचुंग उनसे कहता है अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि रायन भी जापान चला गया। आप वो 2017 की ईसा से मिलेगा, मतलब अपनी भाषा में एपिसोड 1 वाली ईसा। फिर वो कहता है पर फियोना के साथ हुई ट्रेजेडी के बाद ऐसा लगता है कि हमने न्यू टाइम और स्पेस ओपन कर दिया है, लेकिन चेंज कितना आया है ये हम समझ नहीं पा रहे। हमसे जो हो सकता था हमने सब कुछ करके देख लिया। फिर युकाचुंग ईसा को याद दिलाता है कि जब तक वो हांगकांग में रहेगी तब तक सेफ रहेगी। ट्रिप ओवर एक्टिंग करते हुए रोती है और कहती है मैं ईसा को नहीं खोना चाहती, हम जो भी कर रहे हैं वो सब बेकार जा रहा है, और रोने लगती है। ईसा उसे हक करती है। युकाचुंग ये सुन के उदास हो जाता है क्योंकि वो भी मनी मन ईसा को पसंद करने लगा था। फिर हम रायन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग मन लगा के कर रहा होता है और वहाँ के जो सर होते हैं वो उसको जापानीज रोल ऑमलेट बनाना सिखाते हैं और रायन भी मन लगा के सब कुछ सीख रहा होता है। फिर हम 3 फरवरी 2020 का दिन देखते हैं। उस दिन ईसा के पापा से मिलने उनके फ्रेंड उनके शॉप पर आते हैं। ईसा के पापा उन्हें बताते हैं कि मैंने तो अभी शराब पीना भी छोड़ दिया है और कहते हैं शराब छोड़ने के बाद तो सच में मुझे मेरे अंदर थोड़ा बदलाव दिख रहा है। मेरी बेटी और मेरा रिश्ता अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मैं पहले से आजकल बहुत ज्यादा खुश रहने लगा हूँ। तभी भी एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरी हार्ट बीट अचानक बढ़ती है और अचानक कम होती है, ऐसा क्यों? उनके फ्रेंड उनको एक सजेशन देते हैं कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर वो जिद करने लगते हैं और कहते हैं तू डॉक्टर को छोड़कर कुछ भी बता, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। और फिर कहते हैं वैसे भी मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ तो इसका कोई इलाज नहीं है, इस उम्र में ऐसा सब कुछ होता ही रहेगा। फिर उनके फ्रेंड उनको एक किताब दिखाते हैं और कहते हैं कुछ साल पहले मैंने साइकोलॉजी का एलोपैथिक कोर्स किया था। उनके फ्रेंड कहते हैं डॉक्टर की दवाई से कुछ लोग ठीक नहीं होते, हालांकि डॉक्टर से मिलने के बाद उनके दिमाग में जो साइकोलॉजिकल असर पड़ता है उससे वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसी तरह वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। फिर वो उस बुक में पढ़कर कहते हैं इसमें लिखा है कि लोग इसीलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता और वो सालों तक अपने मन के अंदर गुस्सा, दुख और पछतावा लेकर घूमते रहते हैं, इसी तरह वो बीमार पड़ते हैं। और फिर वो ईसा के पापा से कहते हैं तुम सालों से मेंटल स्ट्रेस में हो अपनी वाइफ के यादों में, देखो मेरी बात मानो, तकलीफ से भागने की वजह उसका सामना करो, अंदर दबा के वैसे भी कुछ मत रखो। ईसा के पापा अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें चुप बैठने के लिए कहते हैं। फिर हम स्टूडियो को देखते हैं। युकाचुंग से मिलने स्टूडियो में पाकशाई आया होता है। पाकशाई युकाचुंग से कहता है मैं जानता हूँ कि आप ऐसे ही किसी की भी हेल्प नहीं करते और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उसे पसंद करते हो, मतलब ईसा को। युकाचुंग कहता है वैसे भी मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है, क्योंकि मुझे 10% ऐसा लगता है कि अब तक हमें ईसा ने जो कुछ भी बताया वो सब उसने इमेजिन किया था। और फिर वो पाकशाई से कहता है तुम हर रोज किसी न किसी बहाने से ईसा से मिलते रहना ताकि उस पे नजर रख सको, और अगर वो कहीं गई तो पहले मुझे बताना। पाकशाई कहता है ओके ठीक है। फिर वो पाकशाई से आत्मा का ध्यान रखने के लिए कहता है, मतलब उसके कुत्ते का। और युकाचुंग कहीं तो जा रहा होता है, इसमें ये क्लियरली नहीं बताया गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सपोरो जा रहा है क्योंकि उनके प्लान में अचानक कुछ गड़बड़ हो गई या ईसा अनजाने में वहाँ पर आ गई तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए। फिर पाकशाई उसे पीछे से रोकता है और कहता है अपना ख्याल रखना और हैप्पी जर्नी विश करता है। और इस सीन से हम समझ सकते हैं कि उन दोनों की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। फिर हम ईसा के पापा को देखते हैं जिनके दिमाग में अपने फ्रेंड्स की ही बोली हुई बातें चल रही थी, और फिर वो अपनी वाइफ का एक पुराना बॉक्स खोल के देखते हैं
तो उसमें एक लेटर होता है, पर उस लेटर को खोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती और उस बॉक्स को देखकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर हम रायन को देखते हैं जो कि अपना काम पूरा मन लगा के कर रहा होता है। तभी उसके पास उसके सर आके उसकी तारीफ करते हैं। रायन भी उनको थैंक यू कहता है और कहता है मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। और कल 20 तारीख थी और रायन की इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, पर उसके सर उसे और 2 वीक रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके रेस्टोरेंट के एक एम्प्लॉय के हाथ पे चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो 2 वीक के लिए छुट्टी पर था और उनके रेस्टोरेंट में कहीं गेस्ट ने रिजर्वेशन करके रखा था, इसीलिए वो रायन को और 2 वीक रुकने के लिए कहते हैं। रायन कहता है एक्चुअली सर मैंने किसी खास से प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बर्थडे से पहले आ जाऊंगा। उसके सर उससे पूछते हैं क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रायन कहता है नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके सर कहते हैं तो ठीक है, उसका बर्थडे 29 फेब को आता है ना, तो तुम 28 फेब तक रुक जाओ, तुम्हें पता है ना यहाँ पर स्टाफ की कितनी कमी है। फिर रायन भी वहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। फिर उसके सर उसको थैंक यू कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को जब ईसा और उसके पापा खाना खा रहे होते हैं तो ईसा अपने घर में न्यू सूटकेस को देखती है और वो इसके बारे में अपने पापा से पूछती है। उसके पापा उसे बताते हैं कि वो एक वीक के बाद घूमने जा रहे हैं। ईसा उनसे पूछती है कहाँ जा रहे हो और किसके साथ? वो कहते हैं अकेले, और वैसे भी मैं तुम्हारा कोई कैदी नहीं हूँ जो मैं तुम्हें सारी बातें बताऊँ। वो कहती है मुझे आपकी फिक्र होती है इसीलिए पूछती हूँ। उसके पापा कहते हैं तुम अपना ख्याल रखना और मेरी शॉप का भी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसके पापा अपनी शॉप बेचने वाले हैं। फिर वो दोनों ऐसी बातें करते हुए अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। देखते ही देखते 28 फेब भी आ जाता है, मतलब ईसा का बर्थडे, और घड़ी में करीब 12 बजते ही मतलब 29 फेब लगते ही ईसा अपने आदत के जैसे एक ताली बजाती है, पर इस टाइम वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पाती। ईसा अपना बर्थडे का और फियोना के साथ मना रही होती है। का उससे पूछती है क्या अभी भी तुम टाइम ट्रैवल करके होकाइडो गई थी? ईसा कहती है नहीं। फियोना इस पर कहती है शायद वो ताबीज तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए कुछ नहीं हुआ। फिर फियोना ईसा को केक कट करने के लिए कहती है, पर ईसा का ध्यान कहीं और ही होता है, इसीलिए फियोना ही केक को कट करती है। ईसा कुछ तो सोच रही होती है। फिर रात को ईसा को पाकशाई का फोन आता है और वो उससे पूछता है तुम कहाँ हो और ठीक हो ना? ईसा कहती है हाँ, और मैं का और फियोना के साथ का के घर में रुकी हूँ। पाकशाई उसे बताता है कि मैं आत्मा को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ और उससे कहता है तुम कहीं भी मत जाना, मैं मेरा काम खत्म करने के बाद तुमसे मिलने आऊंगा, और फोन रख देता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। ईसा के पापा सपोरो गए थे अपनी पत्नी से मिलने। वो अपने वाइफ के कब्र के पास आकर फ्लावर्स रखते हैं, उनसे थोड़ी बातें करते हैं और उनकी माफी मांगते हैं, और वो खुद को बहुत ज्यादा कोस रहे होते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी वाइफ की जान उनकी वजह से गई है। फिर वो ईसा के फोटोज कब्र के पास रख कर कहते हैं ये हमारी बेटी है लाइसा, और वो उनको ईसा के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं मैं एक पापा होने का फर्ज कभी नहीं निभा पाया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊं, मैंने उससे उसकी माँ को अलग कर दिया। फिर वो अपनी वाइफ के कब्र पर हाथ रख कर एक प्रॉमिस करते हैं कि वो आपसे ईसा का अच्छे से ख्याल रखेंगे, और फिर वो अपनी वाइफ के कब्र के पास ईसा के कुछ फोटोज रखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको खांसी आने लगती है, और फिर देखते ही देखते वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और उनको अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं जब वो दोनों उनके होने वाले बच्चे के लिए एक टेम्पल से प्रेयर करके आ रहे थे। तभी ईसा की मॉम अपने हस्बैंड को मतलब ईसा के पापा को वो ताबीज दिखाकर कहती है ये ताबीज बहुत खास है, इसे हमेशा हमारे होने वाले बच्चे के साथ रखना, ये उसको सेफ रखेगा। फिर ईसा के पापा ईसा की मॉम से प्रॉमिस करते हैं कि डिलीवरी के बाद वो दोनों हांगकांग शिफ्ट हो जाएंगे। ईसा की मॉम कहती है पर मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, मैं यहाँ पर ही रहना चाहती हूँ। फिर वो दोनों ऐसी ही बातें करने लगते हैं। ईसा की माँ कहती है अगर हमें लड़की हुई तो उसका नाम रखेंगे लाइसा, और अगर लड़का हुआ तो ताकिया। ईसा के पापा कहते हैं पर ये दो तो जापानीज नाम है। वो कहती है अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा नाम है तो तुम बताओ। फिर वो दोनों ऐसी ही हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम रियल टाइम में आते हैं। ईसा के पापा अपने वाइफ के कब्र के पास ही ठंड में बेहोश पड़े हुए थे। ईसा जब सुबह उठती है तो उसको एक फोन आता है। वो उस फोन पे बात करने के बाद वो जल्दी में कुछ तो ढूंढने लगती है। का और फियोना भी उसका आवाज सुन के उठ जाते हैं
और का उससे पूछती है क्या चाहिए। ईसा कहती है पासपोर्ट। हॉस्पिटल से कॉल था कि डैड को अटैक आया है और वो कोमा में है। अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो शायद मैं मेरे माँ की जैसी उनको भी खो दूंगी। और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। का उससे पूछती है कहाँ है वो। ईसा कहती है सपोरो में। वो दोनों फियोना की तरफ देखने लगते हैं। फियोना ईसा को पासपोर्ट देने के लिए कहती है और कहती है अगर ईसा मुझे मेरे कैंसर के बारे में नहीं बताती तो आज मैं होती यहाँ। इसका मतलब ईसा ने फ्यूचर में जो कुछ भी देखा वैसा शायद अब कुछ नहीं होगा। फ्यूचर कैन बी चेंज। ईसा कहती है अगर होकाइडो जाना मेरी डेस्टिनी है और एक्सीडेंट होना मेरी डेस्टिनी है तो मैं उसको फेस करूंगी। फिर पाक शाय आत्मा को लेकर हॉस्पिटल से जब स्टूडियो में आता है और फिर जब वो अपना फोन चार्जिंग को लगाकर ईसा को कॉल करता है तो ईसा का फोन नहीं लगता, इसीलिए वो काको कॉल करता है। तो उसको वहाँ पर पता चलता है ईसा तो होकाइडो जाने के लिए एयरपोर्ट चली गई है। फिर ये सुनकर पाकशाई शॉक हो जाता है और फिर वो ईसा को कॉल करने लगता है। फिर हमें ईसा को दिखाया जाता है जो कि होकाइडो जाने के लिए एरोप्लेन में अब बैठी होती है और उसके हाथ में अपनी मॉम का वो ताबीज भी होता है। फिर हमें उस ब्रेसलेट को भी दिखाया जाता है जो कि उसके घर के टेबल के ड्रॉअर में होता है। 1 मिनट, सबसे गौर करने वाली बात मतलब ये है कि ईसा ने जब एपिसोड 7 में ट्रैम ट्रेवल किया था और वो जब अपने एक्सीडेंट की जगह पर गई थी तो उसको वहाँ पर अपना ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिला था। आप सभी को याद ही होगा जब अपने एपिसोड 7 देखा होगा तो, जो कि उसे राय ने दिया था। पर अब तो वो ब्रेसलेट लेकर ही नहीं गई। तो सच में ईसा ने अपने एक्सीडेंट को टाल दिया या इसके पीछे कोई अलग ही मिस्ट्री है, आई डोंट नो। और इसी के साथ एपिसोड 8 यही एंड हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते नेक्स्ट एपिसोड में।